ओम। आज यह कक्षा पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिसका समास प्रकरण अभी चल रहा है। समास प्रकरण में भी तत्पुरुष समास का पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का प्रकरण है षष्ठी, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष। सूत्र ही है षष्ठी। यह कहता है कि षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत किसी भी समर्थ सुबंत के साथ समस्त होता है। अर्थात षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ या द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। जैसे उदाहरण देते हैं राजपुरुषः। राजपुरुषः इसका लौकिक विग्रह होता है राज्ञः पुरुषः। अलौकिक विग्रह हुआ राजन अंगस पुरुष सु। इस स्थिति में राजन अंगस इस षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का पुरुष सु इस प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ समास संज्ञा हो जाती है। इसके बाद कृतधित समासाश्च से राजन अंगस पुरुष सु इस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। इसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयोः प्रातिपदिका अवयव, चूँकि प्रातिपदिक संज्ञा हुई है राजन अंगस पुरुष सु की, तो इसमें जो सुप है, सुप कौन कौन है? अंगस है और सु है। सुप इसका लोप हो जाता है तो राजन पुरुष बन जाता है। इस स्थिति में नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र के द्वारा राजन घटक जो नकार है अलोप हो जाता है। ये सूत्र कहता है न लोपः, न का लोप होता है प्रातिपदिकान्तस्य। प्रातिपदिक के अंत जो न है उसका लोप होता है। तो देखिए अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके राजन अंगस, अंगस चूँकि राजन के अंत में है इसलिए इसकी पद संज्ञा हो जाएगी सुप्तिगंतम पदम से। अंगस लोप हो गया, फिर भी राजन यह पद कहलाएगा। छिन्ने पुच्छे स्वनी नासो न गर्दभः, इस सूत्र के सिद्धांत के अनुसार अब प्रातिपदिकांत न हो जाता है, इसलिए इस न का लोप हो जाता है, बच जाता है राज पुरुष। इस स्थिति में अब पूर्व प्रातिपदिक के आधार पर इंज्ञा प्रातिपदिकात, इस सूत्र से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति लाते हैं और विभक्त्यादि कार्य करके राजपुरुषः बनाते हैं। इसी तरह से राजपुरुषः राजभवनम व राजमंत्री व कोई भी शब्द बनाया जा सकता है, लाखों लाख शब्द बनेंगे। अने षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत जहाँ हो, राजकुमार ही रहेगा, राज्ञः कुमार होगा, राजभवनम होगा, राज्ञ भवनम होगा। उसी तरह से सभा मंडल होगा, सभाया मंडल वहाँ भी हो जाएगा। गंगा जलम होगा, गंगायाः जलम, गंगा जलम होगा। तो गंगायाः जलम, गंगा अंगस जल सु, इस स्थिति में वही समास होकर के बनेगा। जहाँ जहाँ भी षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत होगा उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। यह सूत्र यही कहता है। इसके बाद विशेष रूप से अब आगे आइए, एक अलग सूत्र आता है पूर्वापर अधरोत्तर एक देशिना एकाधिकरणे। कहता है पूर्व, अपर, अधर और उत्तर, ये जो समर्थ सुबंत है इसका एक देशी के साथ समास होता है अगर एकाधिकरण हो तब।
अब देखिए यहाँ एकाधिकरण क्या कहलाता है। एकाधिकरण का मतलब होता है एक आधार हो, तब आधार एक होना चाहिए, तब अवयवी। वार्तिककार जो है वार्तिक करते हुए कहते हैं, वृत्ति करते हुए कहते हैं अवयविना सह पूर्वादय समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्टश्चेत अवयवी। अने अवयवी के साथ पूर्वादि जो शब्द हैं, पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, ये समस्त होते हैं। एकत्व संख्या विशिष्टश्चेत अवयवी, अगर अवयवी एक संख्या युक्त हो तब। अवयवी तो आप समझते ही होंगे, अवयव एक अंश को कहते हैं और अवयवी अंश ही होता है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ, पैर, नाक, कान, गला, ये सब अवयव है और इन सबों से युक्त आप स्वयं अवयवी हैं। उस तरह से ही जहाँ शब्द मिले वहाँ समास हो सकता है। लेकिन एकाधिकरण तो हाथ, पैर वगैरह जो आपका है, तो हाथ का भी अधिकरण और आप अपने आप का भी अधिकरण आप ही हैं, इसलिए ऐसा होता है। वैसे जगह पर समास होगा। कहा कि एकाधिकरण कहाँ नहीं होगा, जैसे पूर्वः छात्राणाम। अब पूर्वः छात्राणाम, पूर्व, अब छात्रों का, तो छात्रों का एक छात्र, दो छात्र, तीन छात्र, चार छात्र, ऐसे है। तो एक अधिकरण नहीं है, एकत्व संख्या विशिष्ट नहीं है, बहुत्व संख्या विशिष्ट है, तो वहाँ पर समास नहीं होगा। पूर्व कायः, अब पूर्वः कायस्य, यहाँ काया शरीर एक है और उसका पूर्व भाग तो अवयवी एक संख्या विशिष्ट है, इसलिए अवयववाचक का वहाँ समास होगा। ऐसे उदाहरण देते हैं, पूर्वम कायस्य। अब पूर्वम कायस्य तो पूर्व सु काय अंगस, काय शरीर को कहते हैं। तो पूर्व सु यह समर्थ सुबंत है, वो काय अंगस इस समर्थ सुबंत के साथ समास। समास होने के बाद प्रातिपद संज्ञा हो गई, भक्ति का लोप हुआ और विभक्ति आदि कार्य करके पूर्व कायः बन जाएगा। अगर यह सूत्र नहीं रहता तो षष्ठी से समास करते तो षष्ठ्यंत पद का पूर्व में प्रयोग होता तो काय पूर्व हो जाता। इसको रोकने के लिए और नया प्रावधान करने के लिए ये कहा कि नहीं, पूर्वादि का समास होता है। तब पूर्वादि जो शब्द है वही प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति उसी में है, उससे निर्दिष्ट शब्द जो है पूर्वसु, उसका ही पूर्व प्रयोग होगा। और षष्ठी से करते तो षष्ठ्यंत का पूर्व प्रयोग होता। तो पूर्व कायः, उसी तरह से अपर कायः, अपरः कायस्य। अब यहाँ अपरसु काय अंगस का समास होता है और विभक्ति का लोप आदि कार्य करके अपर कायः ये शब्द बनाते हैं। अब यहाँ अवयवी चूँकि एक है इसलिए एक संख्या युक्त है, इसलिए हो गया। लेकिन पूर्व छात्राणाम, छात्राणाम ये बहुवचन कह रहे हैं, तो यहाँ पूर्व शब्द का छात्राणाम ही पूर्वसु छात्र आम इस षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होगा, क्योंकि अवयवी एक नहीं है तो समास नहीं होता। तो ऐसे ही उदाहरण पूर्वस छात्राणाम, ऐसा ही उदाहरण रहता है, समास नहीं हुआ। नहीं तो पूर्व छात्र में यहाँ भी हो जाता। उसी तरह एक और सूत्र देते हुए कहते हैं अर्धम नपुंसकम। अब देखिए सम अंशवाचक जो अर्ध शब्द है, तो सम अंशवाची अर्ध शब्द क्लीब लिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है। तो जो क्लीब लिंग अर्थात नपुंसक लिंग का है, उस अर्ध जो समर्थ सुबंत है उसका भी
षष्ठ्यंत सुबंत के साथ समास होता है। जैसे अर्धम पिपल्याः, पिपली, पिपली शब्द है। अभी अर्धम, अर्धा नहीं कहेंगे, अर्धम पिपल्याः, अर्थात अर्धसु पिपली अंगस। इस स्थिति में अर्धसु इस समर्थ सुबंत का पिपली अंगस इस षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। समास होने के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा होती है और विभक्ति का लोप हो जाता है, बच जाता है अर्ध पिपली। इसके बाद में प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में विभक्ति लाते हैं, अर्ध पिपली। चूँकि यह स्त्रीलिंग है, इंगी प्रत्यंत में लगा हुआ है, इसलिए हलंग्याभ्योदेहार्घ सूत्र से प्रयुक्तम हल, इस सूत्र से विभक्ति का लोप हो जाता है, तो अर्ध पिपली शब्द बनता है। इस तरह से षष्ठी समास में यह दो सूत्र जो है विशेष सूत्र है, जिससे षष्ठ्यंत का पूर्व प्रयोग न होता है, प्रथमांत का पूर्व प्रयोग होता है। बाकी सब जगह षष्ठ्यंत का ही पूर्व प्रयोग होता है। इस तरह से षष्ठी तत्पुरुष समास आज संपन्न हुआ। पुनः अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। ओ